Dear student, question number 8b. A mechanic uses a double arm spanner to turn a nut. He applies a force of 15 Newton at each end of the spanner and produces a torque of 60 Newton meter. What is the length of the moment arm of the couple? Now, अब हम ये देखते हैं कि अप्लाइड फोर्स जो है वो 15 न्यूटन है स्पैनर के दोनों एंड पर, और उसमें जो टॉर्क पैदा हो रहा है वो 16 न्यूटन मीटर का है। अब हमने ये देखना है कि उस स्पैनर की लेंथ कितनी है। तो लेंथ को हम मोमेंट आर्म कहते हैं, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म या फोर्स आर्म। तो इसके लिए हम अब डेटा बनाएंगे। तो डेटा में आप देखें कि यहाँ आप डेटा की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद फोर्स है 15 न्यूटन की, F इज इक्वल टू 15 न्यूटन, और मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल, that is 60 Newton meter. 60 Newton meter. You have to find out the distance arm or moment arm. D is distance arm. When we are using moment of couple, then distance of the rod is denoted by AB. You have to find out AB. Look at the diagram. This one is spanner. This one is spanner, and AB is the length, which is moment arm. F 15 Newton. You have to find out this length. So formula moment of couple, moment of couple is equal to F multiply AB. By putting the values, moment of couple is 50 Newton meter and F is 15 multiply AB. अब आपने AB मालूम करना है, क्योंकि वो लेंथ ऑफ द स्पैनर है। तो 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है AB के साथ, इधर आके हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हम यूँ भी लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू 50 अपॉन 15। नाउ AB इज इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 3 ज़ा 45, पॉइंट लगाएंगे और 0 3.33, ये आपका आ जाएगा मीटर। ये आपके स्पैनर की लंबाई होगी, क्योंकि ये स्पैनर के जो आपने देखा होगा गाड़ियों का व्हील खोलते हैं तो उसके लिए ये स्पैनर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से यहाँ लेंथ पूछी गई थी जो कि आपने बता दी। तो आपका आंसर क्या होगा? 3.33 मीटर आंसर। आप इसको सेंटीमीटर में करें, क्योंकि इतना जो है लेंथ नहीं होती उसकी। नेक्स्ट, okay dear student, next question number 8C.
Question number 8C. Now, if he wants to produce a torque of 80 Newton meter with same spanner, then how much force he should apply? अब इसमें वही स्पैनर है जो आपको ऊपर क्वेश्चन पार्ट बी में था। स्पैनर वही है जिसकी हमने लेंथ मालूम कर ली। अब आपने लेंथ मालूम की 3.33 सेंटीमीटर, और यहाँ पर अब वो कह रहा है कि पहले वो टॉर्क जो था उसमें वो था 60 न्यूटन मीटर का, पहले 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा हुआ था, तो आपने फोर्स बताई थी 15 न्यूटन और आपने उसकी लेंथ मालूम कर ली। अब इसका डेटा जो हम बनाएंगे 8C का, इसमें आपने मालूम यह करना है कि स्पैनर जो है उस पर कितनी फोर्स अप्लाई की गई। तो डेटा की हेडिंग डालेंगे। डेटा में आपने एफ मालूम करना भाई, और ए बी लेंथ ऑफ द स्पैनर वो आपको दी हुई है 3.33 सेंटीमीटर, और टॉर्क जो है, टॉर्क आपको दिया हुआ है टॉर्क आपको दिया हुआ है 80 न्यूटन मीटर का, 80 Nm। तो फार्मूला आप सेम लगाएंगे। फार्मूला यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड डी। डी या आप इसको ए बी वैल्यू डालेंगे फार्मूले में। इसको हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो टॉर्क आपका कितना है, ये अभी हमने लिखा है 80 न्यूटन मीटर। कितना है? 80 न्यूटन मीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे फार्मूले में पहले टॉर्क है तो 80 इज इक्वल टू एफ मालूम करना है, और ए बी या डी जो है वो है आपके पास 3.33। नाउ अब एफ मालूम करना है आपने, तो ये आ जाएगा, ये 3.33 एफ से चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 80/3.33। देन एफ ओके, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 24.02 न्यूटन, ये फोर्स अप्लाई की जाएगी, एंड दिस वाज रिक्वायर्ड। सो इट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट, ये इधर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 बी में है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। A uniform meter rule is balanced at the 30 cm या centimeter mark when a load of 0.80 Newton is hung at the zero mark। अब वो ये कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म मीटर रूल मीन 1 मीटर उसकी लेंथ है। उस रूल की लेंथ कितनी है, यानी स्केल है, आप रूल स्केल को भी कहते हैं, यानी ये एक स्केल है, तो इसकी 0 से 100 cm सेंटीमीटर, तो ये बन गया आपका 1 मीटर। कितना बना? 1 मीटर, इसलिए उसको 1 मीटर रूल कहा गया कि उसकी लेंथ जो है 1 मीटर है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब आप थोड़ा सा गौर करें
कि वो कहते हैं कि इस रूल को बैलेंस किया गया 30 सेंटीमीटर पर। ये आपका यहाँ पर तकरीबन 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पर इसको बैलेंस कर दिया गया 30 cm पर, ये बैलेंस किया, यानी यहाँ पर फलक्रम लगा दिया। फलक्रम क्या होता है पहले आपको बता चुका हूँ कि फलक्रम जो है एक पॉइंट होता है जिस पर कोई भी चीज़ जिसको हम बैलेंस करते हैं वो उस पर पिवट करती है। पिवट से मुराद कि ये फिक्स पॉइंट होता है, और जब हम उस चीज़ को इसके ऊपर रखते हैं और बैलेंस करते हैं तो ये उस पर जो है मूव करती है। अगर बैलेंस हो तो बराबर मूव करती है, और अगर स्टेबल हो जाए तो फिर मतलब है ना उसका एक कोई साइड नीचे होती है ना ऊपर होती है, बल्कि बराबर होती है। तो ये फलक्रम पॉइंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका फलक्रम जो है 30 सेंटीमीटर पर लगाया गया। किस पर लगाया गया? 30 सेंटीमीटर पर। तो यानी ये 0 से लेकर यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर है। अब आप देखें उसके बाद वो कहता है 0.80 न्यूटन इज हंग, और उसका जो लोड है at the 30 centimeter mark when a load of 0.80 न्यूटन is hung at 0। अब ये 0 है, यहाँ पर उन्होंने लोड जो है वो हैंग किया, वो है 0.80 न्यूटन। अब हम आगे देखते हैं कि पूछ क्या रहा है वो। देखें वो ये पूछ रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द रूल इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रूल, यानी रूल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पर है, ये हमने मालूम करना है। और उसके बाद कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूल, और टोटल रूल का जो है वेट क्या है। अब आप देखें फॉर एग्जांपल कि इसको हम कहते हैं W1, और ये आपका 0 से 30 तक इसको हम कहते हैं D1 यानी फोर्स आर्म, यानी ये W फोर्स हो गई, यानी वेट हो गया ना, तो वेट इज़ अ फोर्स, तो ये W फोर्स हो गई। और ये फोर्स जो है फलक्रम से यानी इसके सेंटर से कहाँ पर है? 0 पर है, तो ये D1 हो गया। तो आपका अगर ये 30 पे D1 है, तो अगर आप ये देखें तो D2 कहाँ पे होगा? तो D2 आपका 70 पे होगा, 70 सेंटीमीटर पे ये आपका D2 हो जाएगा। तो आप सबसे पहले W2 मालूम कर लेंगे। क्या करेंगे? W2 मालूम करेंगे। अब ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 70 सेंटीमीटर कैसे आया। देखें ये 1 मीटर रूल है, तो इसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है? 100 cm, और आपने इसको बैलेंस किया 30 cm पर, और 0 पर आपने W1 हैंग कर दिया। तो अगर हम 30 इसमें से निकाल देते हैं तो बाकी इसकी जो फोर्स आर्म है वो 70 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला है, इसका फार्मूला ये है कि W1 मल्टीप्लाई D1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई D2, ये आपका फार्मूला है। अब देखें इजी हो गया, इसमें आप वैल्यू डाल दें तो W1 आपका 0.80 मल्टीप्लाई D1 आपका 30, और इसी तरह W2 आपने मालूम करना है, और D2 आपका 70 हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप गौर करें, देखें W2 से 70 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो W2 मालूम करने के लिए 70 जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे लाकर इसको हम डिवाइड करेंगे। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं W2 इज इक्वल टू 0.80 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 70। अब आप यूँ कर लें, इस 0 से ये 0 कैंसिल कर लें, बाकी आपके पास बच गया 0.80 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7। W2 इज इक्वल टू ये 300, 3 8 24, तो ये आपका आ गया 2.40।
divided by 7. ओके, डिवाइड करने से इसका आंसर आ गया 0.34। अब ये चूंकि वेट है, यूनिट न्यूटन आएगी। अब इस मीटर रॉड की दोनों साइड पर वेट हमें मालूम हो गया। अब हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए दोनों वेट को ऐड करके और उनको फिर हम 2 पर डिवाइड कर देते हैं। जो आंसर आएगा वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब देखें सी और जी, सी जी मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू W1 प्लस W2 अपान 2। अब वैल्यू डाल दें आप, तो ये हो जाएगा सी जी, W1 आपका कितना है 0.80 प्लस W2 आपने निकाला है 0.34 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। पहले ऐड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.57 मीटर। This one is the center of gravity and your answer. Then hold the weight of the rule which is acted upon the point, that is 0.57। जब आप ये इधर 0.80 करेंगे और इधर आपका वेट मालूम करेंगे, तो आपका टोटल वेट जो है इसका, टोटल वेट इसका आ जाएगा। अब आप देखें, अगर आप टोटल वेट देखना चाह रहे हैं तो दोनों W1 W2 को आप ऐड कर लें। तो ये आप लिखेंगे टोटल वेट, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो अब आप देखें 0.80 प्लस 0.34 दोनों को आप इधर साइड पे ऐड कर सकते हैं। 0.80 0.34 1.14, ये आपका आ जाएगा 1.14 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया टोटल वेट ऑफ द rule. So this was the last question. Now we will start the numericals of chapter number 5 in next day. Okay.